हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके सीटेट एग्जाम के लिए इंग्लिश पेडागोजी के उन चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस लिए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, और मैंने कोशिश की है कि इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको विथ डिटेल समझा पाऊँ। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो डिटेल में समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचर शुड नॉट फोकस ऑन। ध्यान दीजिएगा, नॉट बोला है यहाँ पास। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि सांस्कृतिक रूप से, है ना, सांस्कृतिक रूप से एक उत्तरदायी शिक्षक को किस पर ध्यान के अपना केंद्रित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि सहयोगी शिक्षण। ऑप्शन बी है एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स, यानी शिक्षार्थियों की जो है सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन सी है प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस एज पर स्टूडेंट्स लिविंग लर्निंग स्टाइल, मतलब कि छात्रों की सीखने की शैली के अनुसार क्या करना, उन्हें निर्देश प्रदान करना। ऑप्शन डी है डेवलपिंग अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म, अब मतलब कि व्यक्तिवाद की भावना को विकसित करना बच्चों में, इंडिविजुअलिज्म, है ना। तो ये तो यहाँ पर क्या पूछा था, नॉट फोकस बोला ना, किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को, तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। इंडिविजुअलिज्म ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो सभी बच्चों के कल्चर पर ध्यान दे, है ना, वही एक अच्छा शिक्षक होता है, ना कि केवल एक दो बच्चों के कल्चर पर, है कि नहीं। तो इसमें क्या बोला गया है ऑप्शन नंबर डी में कि डेवलपिंग अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि क्या करना बच्चों में जो है इंडिविजुअलिज्म का क्या करना, डेवलप करना, है ना, व्यक्तिवाद की भावना जो है वो डेवलप करना। तो ये गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें बच्चों को कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, है ना, कि तुम्हारा कल्चर अलग है करके उसे अलग कर देना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है किसी भी स्कूल में, है कि नहीं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher creates input rich environment in the class to help her primary grades in language learning. This type of environment will be help the child to। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा के छात्रों को भाषा सीखने में मदद करने के लिए कक्षा में जो है वो इनपुट रिच इन्वायरमेंट, है ना, भाषा का समृद्ध इन्वायरमेंट बनाता है। इस प्रकार का वातावरण बच्चों को जो है वो किस पर, मतलब कि मदद करेगा, किस चीज में मदद करेगा। ऑप्शन ए है मेमोराइज द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, मतलब कि टारगेट लैंग्वेज यानी कि लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद करना, है ना, मेमोराइज करना यानी कि याद करना, या फिर इसका मतलब हो जाएगा रटना एक प्रकार से, है ना। ऑप्शन बी है अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, या फिर भाषा की संरचना को समझना। ऑप्शन सी है लर्न लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटिंग द टारगेट लैंग्वेज इनटू होम लैंग्वेज, या फिर लक्ष्य भाषा को आपके होम लैंग्वेज यानी कि घर की भाषा में अनुवाद करके भाषा को सीखना। या ऑप्शन डी है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड लर्न, मतलब कि ऐसा अवसर प्रदान करना जहां भाषा को देखा और सीखा जा सके, है ना। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड लर्न। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन में से यही बेस्ट ऑप्शन लग रहा होगा, है ना, ऑप्शन डी। मैंने कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रदान करना, है ना, अवसर प्रदान करना जहां वो भाषा को देख सके और उसे देख कर क्या कर सके, उसे सीख भी सके, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनाली इज अ न्यू लैंग्वेज टीचर एज अ लैंग्वेज शी शुड नॉट फोकस ऑन। ध्यान दीजिएगा, नॉट बोला है। ऑप्शन ए है, मतलब इसमें पूछ रहा है कि
कुनाली जो है एक नई भाषा शिक्षिका है। एक भाषा के रूप में उन्हें किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन ए है गिविंग प्रैक्टिस वर्कशीट। ऑप्शन बी है गिविंग स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, मतलब कि छात्रों को खुद को क्या कर अभिव्यक्त करने के क्या करना अवसर देना। ऑप्शन सी है गिविंग द स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू रीड एवरी डे, मतलब कि छात्रों को जो है रोजाना पढ़ने के लिए क्या करना अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी है गिविंग स्टूडेंट्स द वोकेबुलरी टू मेमोराइज, मतलब कि छात्रों को याद करने के लिए शब्दावली देना। तो जो कुनाली एक शिक्षिका है उसको भाषा के रूप में किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेमोराइज वर्ड होता है ये काफी नेगेटिव वर्ड होता है ना। तो ये ऑप्शन ही गलत है, और यहाँ पर नॉट पूछा था आपसे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि छात्रों को याद करने के लिए शब्दावली देना ये कोई अच्छी बात नहीं होगी, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टिमिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है ना एंटोनिम सिनोनिम्स, तो जरूर से इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। रिपीट भी होते हैं कई सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर टिमिड वर्ड दिया गया है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए है मीक। एक सेकेंड, टिमिड का मतलब क्या होता है जान लीजिए, इसका मतलब होता है डरपोक, ठीक है। आपके पेसेज में भी देते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स पूछा जाता है, तो जरूर से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए है मीक, ऑप्शन बी है एंशियस, ऑप्शन सी है डेयरिंग, ऑप्शन डी है स्पूकी। तो आपको इसका एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो डेयरिंग हो जाएगा। डरपोक का क्या होता है, मतलब डरपोक का क्या हो जाएगा उल्टा, तो डेयरिंग, है ना, जो किसी से नहीं डरता। यानी कि एक प्रकार से इसको आप ब्रेव भी कह सकते हैं ना, बट ऐसा सिंपल वर्ड नहीं देता कई बार, है ना। तो डेयरिंग, ब्रेव, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। तो डरपोक एंटोनिम बताना था आपको, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना था टिमिड का, तो वो है आपका डेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ओपिनियन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड। अब वन वर्ड भी पूछता है, इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। वन वर्ड पूछा है यहाँ पर आपसे, सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं, है ना। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, ऑप्शन ए है। तो इसमें पूछा क्या है, तो इसमें पूछ रहा है कि उस राय का चयन करें जिसे दिए गए शब्द समूह के लिए जो है एक शब्द विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ना, वन वर्ड है जिसके लिए। और ये शब्द दिए है आपको कि एक व्यक्ति, है ना, अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, यानी कि एक व्यक्ति जो कटे हुए फूल बेचता है और उसे सजाता भी है ना। ऑप्शन ए है हॉर्टिकल्चरिस्ट। अब इसका मतलब हो जाएगा, हॉर्टिकल्चरिस्ट किसे कहेंगे हम, जैसे कि फूल है ना, आपका फूल हो गया, सब्जी हो गया, और फल हो गया, ठीक है। फल तो उगाने का जो जिसे ज्ञान हो, ये सभी चीजें उगाने का क्या हो, उसे ज्ञान हो, है ना, उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। ऑप्शन भी है बॉटनिस्ट। अब ये बॉटनिस्ट मतलब क्या हो जाएगा, तो प्लांट का साइंटिफिक साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। प्लांट का जो है साइंटिफिक स्टडी होता है उसे हम कहते हैं बॉटनिस्ट। गार्डनर क्या हो जाएगा, तो गार्डनर आप सभी को पता ही होगा, हम माली को कहते हैं, है ना। और ऑप्शन डी है फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट क्या है, जो कि क्या करता है आपका बुके है, बुके हो गया, है ना, बुके या फिर माला आपको देता है बनाकर, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं फ्लोरिस्ट।
तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरिस्ट। आप बाकी सब के बारे में भी जानते रहिएगा, क्या पता नेक्स्ट टाइम इसे पूछ दे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है इसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड। अब इसमें भी आपसे वन वर्ड पूछा है। जो वन वर्ड दिया गया है वो है आपका स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि एक ऐसे ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर जिसमें लोग आपस में समय बिताते हैं और अपने ग्रुप में किसी को आने नहीं देते, तो हम उनको क्या कहते हैं? ये पूछा है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है स्क्वाड, ऑप्शन बी है क्लिक, ऑप्शन सी है एम्प्लॉयज या ऑप्शन डी है लॉबी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए इसी प्रकार न्यू एमसीक्यूज के साथ वीडियोस लेकर आती हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सारे क्वेश्चंस जो हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में लिए गए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लग रहे हो तो ज़रूर से वीडियो को पॉज कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका क्लिक। याद रखिएगा, इसका आंसर है आपका क्लिक, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत भूलिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसे ग्रुप की जिसके लोग आपस में समय बिताते हैं और अपने ग्रुप में किसी को आने नहीं देते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? तो क्लिक कहते हैं, है ना। स्क्वाड नहीं कहेंगे, स्क्वाड में इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ग्रुप ही है ना। लेकिन ये क्यों होता है? तो ये टास्क के लिए या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए, हम टास्क के लिए या फिर प्रोजेक्ट, टास्क या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा आपका स्क्वाड में। और एम्प्लॉयज तो होएगा नहीं, है ना, कोई एम्प्लॉयज है, किसी कोई जॉब करता है। और लॉबी भी इसका आंसर नहीं होगा, तो क्लिक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चैलेंज ऑफ एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट रिफर्स टू। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि अधिग्रहण की चुनौती जो है पुअर इन्वायरमेंट से संबंधित है। कौन सा है हो जाएगा? ऑप्शन ए है लर्नर्स लर्निंग ऑफ लिटरेचर, यानी कि साहित्य सीखने वाले। ऑप्शन बी है पुअर स्टडी हैबिट, या फिर जो है जिसकी स्टडी हैबिट जो है वो पुअर है, खराब आदत है उसके अध्ययन की। ऑप्शन सी है पॉल्यूशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर अंग्रेजी भाषा में क्या होना, प्रदूषण, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। ऑप्शन डी है लिमिटेशन ऑफ लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज इन द क्लासरूम, मतलब कि कक्षा में अंग्रेजी भाषा सीखने की सीमा। तो अधिग्रहण की जो चुनौती खराब वातावरण से संबंधित होती है, वो कौन सी चुनौती हो जाएगी? तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिमिटेशन वर्ड दे दिया है, देखो यहाँ पर लिमिटेशन। अब पढ़ने में किस प्रकार का लिमिटेशन, है ना। तो लिमिटेशन ऑफ लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज इन द क्लासरूम, तो कक्षा में अंग्रेजी भाषा सीखने की सीमा, ये जो है वो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जरूर से इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो इस टाइप के आप जब बच्चों को इन्वायरमेंट देंगे, है ना, पुअर इन्वायरमेंट देंगे एक्विजिशन से, तो बच्चा जो भाषा है उसको एक्वायर नहीं कर पाएगा इस टाइप के एनवायरनमेंट में, यदि आप उसको लिमिटेशन दें, लिमिटेशन लगाएं किसी चीज पर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मेंटल ब्लॉक एसोसिएटेड विथ इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे जो है न्यू क्वेश्चंस हैं, और जो आपके पिछले सीटेट एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, मैंने उन्हीं सारे क्वेश्चंस को लिया है अपने इस इंग्लिश पेडागोजी के एमसीक्यू सीरीज में। तो ज़रूर से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए और एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से बन पाए उनका। ऑप्शन देख लेते हैं।
तो इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि मेंटल ब्लॉक जो कि अंग्रेजी भाषा से संबंधित है, इसका मतलब क्या है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स, ऑप्शन बी है डिसइंटरेस्ट इन स्टडीज इन जनरल, ऑप्शन सी है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज इंग्लिश, या ऑप्शन डी है डिसलेक्सिया और डिसेबिलिटी। तो डिसलेक्सिया तो होगा नहीं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने इसका क्वेश्चन जो है आपको कराया है ना, कि इसका सही आंसर क्या होगा। ये इस क्वेश्चन का ये सही आंसर तो नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज इंग्लिश। तो जो आपका ये मेंटल ब्लॉक है ये होता कब है ना। तो ये कब होता है, जब आपके अवसर में जो है ना, कमी की जाए, तब आपका क्या होगा, मेंटल ब्लॉक होगा। ठीक है, आप में क्या हो जाएगा, मेंटल ब्लॉक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर, यानी कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है ना टू यूज इंग्लिश। नेक्स्ट है, at primary level, literature is helpful in developing language of learners as। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि एट प्राइमरी लेवल यानी कि प्राथमिक स्तर पर साहित्य जो है वो शिक्षार्थियों की भाषा विकसित करने में किस तरह से सहायक होता है। ऑप्शन ए है it encourage the learners to complete the worksheet based on it, मतलब कि यह शिक्षार्थियों को इसके आधार पर अपना वर्कशीट पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन बी है इट इज एन ऑथेंटिक मटेरियल कवरिंग वेरियस जनरस, मतलब कि यह विभिन्न विधाओं को कवर करने वाली एक प्रमाणिक सामग्री है। ऑथेंटिक मतलब होता है आपका प्रमाणिक, है ना। वेरियस जनरस, ऑप्शन सी है इट डेवलप्स टीचर इंटरप्रिटेटिव क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एबिलिटीज, मतलब कि यह शिक्षक की जो है इंटरप्रिटेटिव मतलब होता है आपका व्याख्यात्मक, है ना, रचनात्मक और आलोचनात्मक क्षमताओं को विकसित करता है। ऑप्शन डी है इट इज अ गुड बेसिस फॉर द ओनली एक्सप्रेशन ऑफ वोकेबुलरी, या फिर यह शब्दावली के विस्तार के लिए कक्षा आधार है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्योंकि इसमें पूछा था कि प्राथमिक स्तर पर आपका जो साहित्य है, लिटरेचर है ना, साहित्य शिक्षार्थियों की भाषा विकसित करने में किस तरह सहायक होता है। तो वो ऑप्शन नंबर बी जो है इट इज एन ऑथेंटिक मटेरियल। ऑथेंटिक मटेरियल से आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर जो है यानी कि साहित्य जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका ऑथेंटिक मटेरियल होता है, यानी कि आपका प्रामाणिक सामग्री है एक प्रकार से, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रेटेजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट। अब इसमें पूछ रहा है कि जब आप कुछ पढ़ा रहे हो और पढ़ाने के लिए आप स्टोरी यानी कि कहानियों का यूज कर रहे हो, किसके तौर पर, तो एज अ स्ट्रेटेजी। तो भाषा शिक्षण में तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है लर्निंग द मॉरल्स यानी कि नैतिकता सिखाना, ऑप्शन बी है लर्निंग टू रीटेल द स्टोरी, या फिर कहानी को फिर से सुनाना और सिखाना, ऑप्शन सी है इंगेजिंग लर्नर्स विथ लैंग्वेज, या फिर शिक्षार्थियों को भाषा से जोड़ना, या ऑप्शन डी है टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, या फिर शिक्षार्थियों की जो है मेमोरी यानी कि स्मृति का क्या करना, परीक्षण करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंगेजिंग लर्नर्स विथ लैंग्वेज। ठीक है, जब जो है टीचर्स कुछ पढ़ाते हैं या पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको स्टोरी यानी कि कहानियों का यूज क्यों करते हैं, एक स्ट्रेटेजी के रूप में, जब अपनी भाषा शिक्षण में, है ना, भाषा शिक्षण में, लैंग्वेज टीचिंग में, ताकि वो इंगेजिंग लर्नर्स विथ लैंग्वेज यानी कि शिक्षार्थियों को भाषा से जोड़ना चाहते हैं, है ना। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, who uses the term language acquisition device। ऑप्शन ए है पियाजे, ऑप्शन बी है
वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी है पावलोव या ऑप्शन डी है चॉम्स्की। मतलब यहाँ पर ये पूछ रहा है किसने एक्विजिशन डिवाइस की बात की है, तो ऑप्शन इसका डी चॉम्स्की जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो जरूर से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि चॉम्स्की के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की थी, जिसे हम LAD के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और एक और चीज है, इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर, है ना, यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की है, और प्लस इन्होंने इन्नेट कैपेसिटी की भी बात की है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ जानते रहिएगा आप। इन्होंने इन्नेट कैपेसिटी की बात की है, यूनिवर्सल ग्रामर की, और LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की भी बात की है। किसने? तो चॉम्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू इमिटेशन, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। अब इसमें पूछ रहा है आपसे, अनुकरण के द्वारा भाषा जो है वो सीखी जाती है, एक्वायर की जाती है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है पियाजे, ऑप्शन बी वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी चॉम्स्की, ऑप्शन डी स्किनर। तो अभी मैंने चॉम्स्की के बारे में बताया, तो ये आंसर तो नहीं होगा इसका, है ना, उन्होंने इमिटेशन की बात तो की नहीं है। तो अनुकरण के माध्यम से जो भाषा सीखी जाती है, यह कथन किसका हो जाएगा? तो आपके स्किनर का कथन है, ये याद रखिएगा, है ना। स्किनर का कथन है, BF, इनका पूरा नाम हो जाएगा आपका BF स्किनर, ठीक है। और ये जो है ये बिहेवियरिस्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। ये जो है आपके बिहेवियरिस्ट है, यानी कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इन्होंने जो है ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी दी थी, इसको भी आप याद रखिएगा। जो BF स्किनर थे, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? तो आपका ऑपरेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, ठीक है। ये कुछ चीजें याद रखिएगा आप स्किनर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स व्हेन, भाषा अधिग्रहण कब होगा, ये पूछा है आपसे। ऑप्शन ए है द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, मतलब कि जब बच्चे को व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं। ऑप्शन बी है द चाइल्ड इज गिवन अ रिवॉर्ड और पनिशमेंट, या बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है तब। ऑप्शन सी है द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, बच्चे को भाषा का अनुभव होता है तब। या ऑप्शन डी है द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, यानी कि बच्चा जो है सचेत ध्यान के बिना भाषा को आत्मसात करता है तब। तो लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स, ये कब होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द चाइल्ड हैज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, यानी कि बच्चा जिस भाषा के संपर्क में आता है उसे वह जरूर सीखता है, यानी कि बच्चे को जो है भाषा का अनुभव होता है तभी वो क्या कर पाएगा, उस भाषा को अच्छी तरह से सीख पाएगा, है ना। तो बच्चे को भाषा का अनुभव होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ये वातावरण प्रदान करना भी इम्पोर्टेंट है, तभी वो उस चीज को सीख पाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सही आंसर लग रहा होगा क्योंकि विदाउट कॉन्शियस अटेंशन बोला है, बट ये इसका सही आंसर नहीं होगा। इससे जो बेस्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोजर की बात हो रही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्याजे द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज, यानी कि प्याजे ने जो है, यहाँ पर बात हो रही है आपके प्याजे की, ठीक है। तो प्याजे ने संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है, पहले तो आप ये जानते रहिएगा। और संज्ञान के अंदर तो स्ट्रेटेजिक आ जाएगा, है कि नहीं। लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्याजे,
प्रोसेस बताना है आपको। ऑप्शन ए एसोसिएटिव प्रोसेस है, ऑप्शन बी मैचिंग, ऑप्शन सी स्ट्रेटेजिक या ऑप्शन डी सोशल। तो अभी मैंने बताया प्याजे ने किसकी बात की है, तो संज्ञानात्मक। और संज्ञानात्मक किससे रिलेटेड है आपका? संज्ञानात्मक विकास है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? तो ये आपके स्ट्रेटेजी, आपका दिमाग से ही आप अपने स्ट्रेटेजी को क्या करते हैं, बनाते हैं कि आपको आगे क्या करना है ना। इसके लिए आपका जो संज्ञान है वो काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच अमोंग फॉलोइंग द बेस्ट डिफाइंस द प्रोग्रेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। मतलब कि ये पूछ रहा है कि इन चारों में से सबसे बेहतर कौन सा है जो भाषा सीखने को डिफाइन कर रहा है। ऑप्शन ए है एन एब्रप्ट एंड फास्ट प्रोसेस, मतलब कि ये एब्रप्ट यानी कि एक अचानक और तेज प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, या फिर एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी है ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, यानी कि सभी समावेशी प्रक्रिया। या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसमें आपसे तो ये पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेहतर कौन सा है जो आपके भाषा सीखने को डिफाइन करता है। तो इसका बेस्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी कि ये जो एक धीमी है लेकिन जो है ये एक क्रमिक प्रक्रिया भी होती है ना। एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है। आप भाषा को कैसे सीखते हैं, ठीक है, आप भाषा को कैसे सीखते हैं? तो क्या आप एक ही बार में सीख जाते हैं किसी भी भाषा को? नहीं सीख पाते ना, तो आप उसे धीरे धीरे करके, है ना, क्रम में जमाते हुए उस भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर इस क्वेश्चन को याद रखिएगा आप। तो टोटल 15 एमसीक्यूज थे इस वीडियो में। आपके इन 15 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। प्लीज अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।